हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, जो हम साइंस की सीरीज चला रहे थे PYQs की 2024 का दिसंबर वाला जो क्वेश्चन पेपर था उसको हम सॉल्व कर रहे थे। तो उस सीरीज में हम 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। आगे के 10 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखा देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर परमाणु संख्या है, ठीक। यहाँ पर द्रव्यमान संख्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या, यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या है। अब देखिए आप क्या करना है आपको। यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर परमाणु संख्या 9 दी गई है, द्रव्यमान संख्या आपको फाइंड करनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर बतानी है, प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पर बतानी है, और न्यूट्रॉनों की यहाँ पर संख्या दी गई है। इसी तरह से यहाँ पर आपको परमाणु संख्या बतानी है, यहाँ पर द्रव्यमान संख्या दी गई है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है, यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या दी गई है, और यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है। अब इस ABCDEF का क्रम क्या होगा, मतलब ABCDEF के क्रम में आपको बताना है, ठीक है। अब कैसे फाइंड करेंगे ये चीज़ देखिए। और फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन जो आपके 11th क्लास के परमाणु चैप्टर में है, ठीक है, वहाँ से लिया गया है। ऐसे मान के चलिए, वहाँ पर देखिए क्या है। अब सिंपल सा आपको कौन से फार्मूले आने चाहिए, परमाणु संख्या निकालने का फार्मूला आपको आना चाहिए, और द्रव्यमान संख्या का फार्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। इसी से क्लियर होगा पूरा, ठीक। यहाँ पर देखिए ये चीज़ें क्लियर कैसे होंगी। यहाँ पर आपको ये 2 फार्मूले पता होने चाहिए। कौन कौन सा, देखिए ये परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या बराबर, परमाणु संख्या जो होती है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, ठीक। परमाणु जो संख्या होती है वो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो कि उदासीन परमाणु में होते हैं। परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। और परमाणु संख्या काहे की होती, प्रोटॉन की संख्या और बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर पहली वाली अगर हम यहाँ पर देखें तो परमाणु संख्या और आपकी यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर और ये द्रव्यमान संख्या निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या बराबर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या और प्लस आपका न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए प्रोटॉनों की संख्या कितनी थी, जो आपकी परमाणु संख्या थी, यानी कि परमाणु संख्या आपकी 9 थी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 9 हो जाएगी, और यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या भी 9 हो जाएगी, यानी कि 19 हो जाएगी, ठीक है। ये किसकी ये आपकी हो जाएगी द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। आपकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, 19 हो गई। देखिए 19 ना तो इस ऑप्शन में है और ना ही इस ऑप्शन में है, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए आपके, ठीक है। हालांकि देखिए सही उत्तर आपने देख लिया, नीचे लिखा हुआ है कि ये वाला है। अब देखिए परमाणु संख्या किसके बराबर होगी, ये परमाणु संख्या जो कि आपकी प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए का मान आपका कितना आ गया था, 19 आ गया, ठीक है। और बी का मान 9 है, सी का मान 9 है, 19 9 9, ठीक है। डी का मान आपका 12 कैसे हो गया, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या आपकी कितनी 12 है। द्रव्यमान संख्या यहाँ पर दी गई है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो ए भी आपकी 12 हो जाएगी, ठीक है। बची एफ, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी। अब जिसकी द्रव्यमान संख्या क्या होती, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या। तो इसमें से अगर हम इस वाली संख्या को घटा देंगे तो हमें एफ का मान पता चल जाएगा। एफ का मान द्रव्यमान संख्या में से हम प्रोटॉनों की संख्या घटा देंगे तो हमें एफ का मान पता चल जाएगा। तो ये 12, 24 में से 12 गया तो 12 बचेगा, तो 19 9 9 12 12 हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर अब एक एक समझिए। यहाँ पर जैसे कि बताया गया कि पहली पंक्ति में देखिए परमाणु संख्या कितनी है, 9 है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 10। देखिए यहाँ पर परमाणु संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, तो सी बराबर ये 9 हो गया, ठीक। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक समान परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, तो यहाँ पर भी 9 हो गया, ठीक। द्रव्यमान संख्या क्या होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है आपका जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगा, और न्यूट्रॉनों की संख्या के मतलब प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है परमाणु संख्या के,
तो यहाँ पर परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या कह सकते हो या इलेक्ट्रॉन संख्या भी कह सकते हो। तो इसका मान 19 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले ही बता चुके हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अजर्सन और रीजन कहा है। अजर्सन और रीजन क्या है, यहाँ पर अजर्सन दिया गया है कि कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। जो क्या दिया कि कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वाहनों के पश्च दर्शन मतलब पीछे दर्पणों के यानी कि जो रियर व्यू होता है उस मिरर के लिए होता है। ठीक बात है। ठीक है, इसमें रीजन दिया गया एक सेकंड, क्या रीजन दिया गया, पहला बार रीजन देखिए। पहला रीजन दिया कि दे फॉर्म इरेक्ट एंड इन लार्ज इमेज, कि क्या कहते हैं, बेउर्सीज और विवर्धित प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, सेकंड रीजन दिया गया कि दे हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, कि उनका व्यापक दृष्टि क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर देखिए देखिए फ्रेंड्स, इस लाइन का जो मतलब है कि ऊर्ध्व शीर्ष, ऊर्ध्व शीर्ष का मतलब है कि वस्तु के समान। ठीक है, और इसका मतलब विविधित, इसका मतलब है वस्तु के समान, वस्तु के समान कैसा हो, वास्तविक आकार से कैसा हो, बड़ा हो। इसका मतलब वास्तविक आकार से बड़ा। ठीक है, यहाँ पर अगर वास्तविक आकार, यहाँ पर देखिए दे फॉर्म इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज। ठीक है, वस्तु के आकार से बड़ा, तो वस्तु के आकार से बड़ा तो दिखाई देता नहीं है। हाँ, दे हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, ये तो ठीक बात है कि उनका व्यापक दृष्टिकोण क्षेत्र होता है, लेकिन जो इनलार्ज इमेज नहीं होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से। तो ये सेकंड वाला जो फर्स्ट वाला रीजन है ये गलत हो जाएगा, सेकंड रीजन सही होगा फर्स्ट वाले अजर्सन का। तो यहाँ पर फोर्थ वाला ये सही है, तो केवल R2 ही एक ही सही व्याख्या है। अब देखिए आगे विश्लेषण, देखिए इसका कैसा क्या है विश्लेषण। कथन है कि उत्तल दर्पण यानी कि जो कॉन्वेक्स मिरर है इसका उपयोग वाहनों में रियर व्यू के रूम में होता है, यानी कि जो रियर व्यू मिरर होता है उसके रूम में होता है। सच्चाई है, यह कथन बिल्कुल सही है, हम सभी गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, रीजन है कि बेक ऊर्ध्व शीर्ष यानी कि इरेक्ट और विवर्धित मतलब इनलार्ज प्रतिबिंब बनाते हैं। सच्चाई यह कथन गलत है, उत्तल दर्पण हमेशा सीधा यानी कि इरेक्ट प्रतिबिंब तो बनाता है, यानी इरेक्ट तो बनाता है, लेकिन वह प्रतिबिंब वस्तु हमेशा छोटा है। ठीक है, छोटा होता है कि ना कि विवर्धित, विवर्धित मतलब बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो रीजन था इरेक्ट मतलब दे फॉर्म इरेक्ट, ये बात ठीक थी, लेकिन सेकंड वाली बात सही नहीं थी। बड़ा नहीं होता, अगर यहाँ पर छोटा होता इनलार्ज की जगह, ठीक है, तो डिमिनिश्ड अगर होता तब चल जाता, डिमिनिश्ड अगर होता यानी कि सीधा छोटा होता तब तो बात चल जाती। सोचिए अगर दर्पण के पीछे आ रहे ट्रक का बड़ा यानी इनलार्ज जो है प्रतिबिंब बनता, तो आपको शीशे में सिर्फ ट्रक का एक टायर ही या हेडलाइट ही दिखाई देते, पूरी सड़क नहीं। तो ये तो हाँ वही वाली बात हो गई। ये मतलब इन्होंने एग्जाम्पल बताया कि अगर आप पीछे, आप बाइक पे जा रहे हैं, आप शीशे में देख रहे हैं कि पीछे ट्रक आ रहा है, तो इस तरह से अगर प्रतिबिंब बड़ा बनता तो फिर आप ट्रक का टायर देख पाते या फिर कुछ और चीज़ देख पाते, पूरा रोड ही नहीं दिखता, बट छोटा बनता है। ठीक है, सेकंड रीजन क्या है कि उनका व्यापक दृष्टि क्षेत्र वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है। यह सच्चाई है कि मतलब कथन सत्य है। इसमें क्या है कि उत्तल दर्पण बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, इस उभार के कारण यह समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर की तुलना में बहुत बड़े क्षेत्र को छोटे से शीशे में दिखा सकता है। इससे ड्राइवर को पीछे का ज़्यादा ट्रैफिक दिखाई देता है। तो निष्कर्ष तो बता ही चुके आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों यानी कि फूलों में हो सकता है, पर परागण केवल एकलिंगी पुष्पों फूलों में हो सकता है। इन्होंने कहा कि सेल्फ पॉलिनेशन कैन टेक प्लेस ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, सेकंड इन्होंने कहा क्रॉस पॉलिनेशन कैन टेक प्लेस ओनली, जो सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि क्रॉस पॉलिनेशन कैन टेक प्लेस ओनली यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब इसमें आपको बताना है कि ठीक है, आंसर देखिए नीचे मत जाइएगा, आंसर पे आंसर तो हम बता ही देंगे। ठीक है, आगे इसका जो एक्सप्लेनेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने कहा कि S1 स्टेटमेंट 1 गलत है तथा S2 सही है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में दिया था कि S1 और S2 दोनों सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया S2 S1 दोनों गलत हैं, और फोर्थ ऑप्शन में दिया कि S1 सही है तो S2 गलत है। ठीक है, अब इन्होंने थर्ड वाला आंसर दिया कि S1 और S2 दोनों ही गलत है। ठीक है, अब सही क्या है वो आगे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में।
इन्होंने का कथन क्या है, इन्होंने दिया कि स्वपरागण यानी कि सेल्फ जो पॉलिनेशन होता है केवल द्विलिंगी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में हो सकता है। यह कथन जो है एनसीईआरटी की कक्षा 7 की किताब के अनुसार यदि हम एक पुष्प का परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प यानी कि अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट पर जाता है तो उसे भी स्वपरागण कहा ही जाएगा। इन्होंने कहा कि स्वपरागण जो केवल वर्ड यूज किया कि द्विलिंगी पुष्पों में हो सकता है, तो अगर केवल हटा देते तब ये कथन सही हो जाता। ठीक है, हालांकि द्विलिंगी पुष्पों में होता है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि कक्षा 7 में एनसीईआरटी की बुक है, उसमें क्लास 7th की ही किताब में लिखा है कि यदि एक पुष्प का परागण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के अगर उस पर जाएगा तो क्या होगा, अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट पर जाता तो उसे भी स्वपरागण कहा जाता है। मक्का है, ककड़ी है, लौकी जैसे पौधों में नर और मादा पुष्प अलग अलग यूनिसेक्सुअल होते हैं, लेकिन एक ही पौधे पर होते हैं। जब इनके बीच परागण होता है तो वह स्वपरागण ठीक कहलाता है। अतः स्वपरागण के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना अनिवार्य नहीं है। एक लिंगी पुष्पों में भी स्वपरागण संभव है, बशर्ते एक ही पौधे पर हो। एक लिंगी में भी हो सकता है, लेकिन क्या है कंडीशन है कि एक ही पौधे पर हो। और यहाँ पर वही तो मैंने बोला कि यहाँ पर अगर केवल शब्द ना होता तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है, स्वपरागण द्विलिंगी पुष्पों में होता है, बिल्कुल होता है। साथ में एक लिंगी पुष्पों में भी होता है, बशर्ते कि प्लांट एक होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन क्या है कि प्लांट एक होना चाहिए। सेकंड है कि परागकण जो क्रॉस पॉलिनेशन है केवल एक लिंगी पुष्पों में होता है। अब ये भी गलत है, ये कथन भी गलत है। पर परागण का अर्थ है कि एक पौधे के पुष्प के परागकणों का दूसरे पौधे के पुष्प पर जाना। इस पर परागण का मतलब है कि एक पौधे के पुष्प के परागकणों का दूसरे पौधे के पुष्प पर जाना। जैसे प्रकृति में अधिकांश पौधे द्विलिंगी जैसे कि गुलाब, सरसों, गुड़हल होते हैं और इनमें भी हवा, कीटों या पक्षियों के द्वारा ही पर परागण होता है। यह केवल एक लिंगी पुष्पों तक ही सीमित नहीं है। मतलब कहने का यहाँ पर भी यूनिसेक्सुअल नहीं है, इसमें भी केवल वर्ड यूज किया गया, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। अगर दोनों में केवल ना यूज होता तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल में जो है होती हैं। सो सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल दोनों में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट हो गए गलत। आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड क्या करिएगा, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा और हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल AR10 उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर हम डेली करंट अफेयर्स की आपकी क्लासेस लेकर के आते हैं, तो जिसको भी करंट अफेयर वगैरह तैयार करना तो वहाँ पर आप लोग जुड़े जाइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आपको स्टेटमेंट सही वाला ढूंढना है, तो ये यहाँ से उत्तर नेक्स्ट वाले में हटा देंगे। नेक्स्ट जो क्लास लेंगे उसमें उत्तर नहीं लिख के लाएंगे, उत्तर बाद में बताया करेंगे। क्वेश्चन में सस्पेंस थोड़ा होना चाहिए। देखिए क्या है, निम्न जलधारक क्षमता वाली मृदा का उत्तम वातन होता है तथा उच्च अंतःस्रावण दर होती है। सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हैज गुड एरेशन एंड हाई पर्कोलेशन रेट। ठीक है, दूसरा क्या, निम्न जलधारक क्षमता वाली मृदा का कमजोर वातन होता है तथा उच्च अंतःस्रावण दर होती है। थर्ड ऑप्शन है कि निम्न जलधारक क्षमता वाली मृदा का उत्तम वातन होता है तथा निम्न अंतःस्रावण दर होती है। फोर्थ ऑप्शन है कि निम्न जलधारक क्षमता वाली मृदा का कमजोर वातन होता है तथा निम्न अंतःस्रावण होता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार, निष्कर्ष पर फिर चलते हैं। अंतःस्रावण दर जो पर्कोलेशन रेट होती है वो क्या होती है, यह वह गति है जिस पर पानी मिट्टी के कणों के बीच से होकर गुजरता है। ठीक, अंतःस्रावण की दर क्या है कि वह गति जिस पर पानी जो है मिट्टी के कणों के बीच से होकर गुजरता है। वातन जो एरेशन है वो क्या है, मिट्टी के कणों के बीच की हवा की उपस्थिति को वातन कहते हैं। जो मिट्टी के कण है उनके बीच में उपस्थित एयर है उसको हम वातन कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, एरेशन कहते हैं। और पानी, ठीक है, वह गति जिस पर पानी मिट्टी के कणों के बीच से होकर गुजरता है। पानी जो मिट्टी कणों के बीच से होकर जो गुजर रहा है, जो इसकी स्पीड है उसको कहते हैं अंतःस्रावण दर। ठीक, अब यहाँ पर थर्ड क्या है, लॉजिक। जिस मिट्टी के कण बड़े होते हैं जैसे रेत है, उनके बीच खाली जगह जिसको पोरेस
कहते हैं वो ज़्यादा होती है। बिल्कुल कण बड़े होंगे तो उनके बीच में क्या है, स्पेस ज़्यादा होगा। ठीक है। कम जल धारक क्षमता, लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, खाली जगह ज़्यादा होने के कारण पानी वहाँ रुकता नहीं है बल्कि सीधे नीचे बह जाता है। रेत में जैसे ही पानी आपने डाला, रेत तुरंत ही पानी को एब्जॉर्ब कर लेकर सूख जाता है, क्योंकि उसमें स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, पानी तुरंत ही नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, उच्च अंतःश्रवण दर, हाई क्या है, पर्कोलेशन रेट होगा। चूंकि पानी नहीं रुकता है तो तेजी से नीचे चला जाता है, इसलिए इसका अंतःश्रवण की दर जो है उच्च होगी। बिल्कुल सही बात है। अब उच्च बात है गुड एरेशन, जहाँ पानी नहीं रुकता उन खाली जगहों में हवा भर जाती है, इसलिए वहाँ पर हवा का संचार यानी कि एरेशन बहुत अच्छा होगा। ठीक है। तो ऑप्शन भी यही था कि यहाँ पर निम्न जलधारक क्षमता वाली मृदा। अब यहाँ पर निम्न जलधारक क्षमता मतलब जहाँ पर कम से कम जलधारक क्षमता वाली मृदा का उत्तम वातन होगा तथा उच्च अंतःश्रवण दर होगी, यानी कि ठीक है। तो उच्च वातन मतलब हवा की जल्दी एब्जॉर्ब करेगी और पानी को भी जल्दी से वहाँ से नीचे भेज देगी, तो दोनों चीज़ें हाई होंगी। गुड एरेशन होगा और हाई पर्कोलेशन रेट होगा। निष्कर्ष है, जिस मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता कम होगी वहाँ पर हवा अच्छी तरह मौजूद होगी और पानी तेजी से रिस कर नीचे चला जाएगा। तो गलत क्या है, बाकी के विकल्प गलत हैं। चिकनी मिट्टी में जलधारक क्षमता अधिक होती है लेकिन वातन खराब पुअर होता है और पानी रिसने की दर बहुत ही धीमी होती है। अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो सबसे खराब किस में होगी, सबसे खराब होगी चिकनी मिट्टी में, क्योंकि इसमें वातन बहुत ही कम होगा, पुअर होगा, और यहाँ पर पानी रिसने की भी जो दर है, इसको पर्कुलेशन रेट कहते हैं, वो भी बहुत धीमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन यौगिक के संबंध में सही नहीं है। नहीं, नॉट वाला। ठीक है। कि यौगिक संघटक पदार्थों के गुणों को दर्शाते हैं, केवल तत्व ही यौगिक बनाने के लिए अभिक्रिया कर सकते हैं, प्रत्येक यौगिक का संयोजन सदैव स्थिर निश्चित होता है, डी है कि यौगिकों को भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो यहाँ पर नॉट ट्रू की बात की गई है, तो ए बी सी डी गलत, ये तीनों जो हैं गलत हैं, नॉट ट्रू हैं। ए बी सी डी, ए बी डी, सॉरी सी नहीं है, डी है, ए बी डी फोर्थ वाला, यानी कि सी वाले को छोड़ दें हम। ठीक है। बाकी सब गलत हैं और गलत वाले ही आपके सही हो जाएंगे। यौगिक प्रति यौगिक का संयोजन सदैव स्थिर यानी निश्चित होता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। देखिए, यौगिक संघटक पदार्थों के गुणों को दर्शाते हैं, ठीक, गलत है। पहला है कि यौगिक जो है संघटक पदार्थों के गुणों को दर्शाते हैं, गलत है। कारण है कि जब कोई यौगिक बनता है तो उसके गुण से बनने वाले यानी कि उसके गुण जो है उसे बनाने वाले तत्वों से बिल्कुल अलग होते हैं। कहेगा कि जब यौगिक बनता है तो उसके गुण जो है उसे बनाने वाले तत्व से अलग होते हैं, जैसे कि H2O हाइड्रोजन जो जलती है और ऑक्सीजन जलने में मदद करती है से बना है, लेकिन पानी खुद आग बुझाता है। अब देखिए, जो H2O है, वाटर है, जल है, क्या है, ऑक्सीजन जो जलने में मदद करती है, और हाइड्रोजन क्या करती है, जो जलती है खुद, और पानी क्या करता है, ये आग को बुझाने में काम करता है। बी क्या है, ऑप्शन बी था कि केवल तत्व ही यौगिक बनाने के लिए अभिक्रिया कर सकते हैं, ये भी स्टेटमेंट गलत है। कारण है कि यह जरूरी नहीं कि सिर्फ तत्व ही अभिक्रिया करें, यौगिक भी आपस में अभिक्रिया करके नया यौगिक बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कैल्शियम ऑक्साइड जो Ca है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर के कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ठीक, क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। थर्ड है कि प्रत्येक यौगिक का संयोजन सदैव स्थिर एवं निश्चित होता है, ये स्टेटमेंट सही था। कारण था कि यह स्थिर अनुपात का नियम है, किसी भी शुद्ध यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित अनुपात यानी कि द्रव्यमान के अनुसार ही जुड़े होते हैं। जैसे पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 के रेशियो में ही आपको मिलेगा। फोर्थ ऑप्शन क्या है कि यौगिकों को भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा ही पृथक किया जाता है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। कारण है कि यौगिकों के घटकों को भौतिक विधियों जैसे कि छानना, वाष्पीकरण, चुंबकन, इनकी से आज से अलग नहीं किया जा सकता, उन्हें केवल रासायनिक विधियों द्वारा ही, जैसे कि वैद्युत अपघटन से ही तोड़ा जा सकता है। जैसे भौतिक विधियों का उपयोग मिश्रण यानी मिक्सचर को अलग करने के लिए होता है, यौगिक के लिए नहीं होता है। ठीक है। जो भौतिक विधियाँ होती हैं वो मिक्सचर को अलग करने के लिए होती हैं, ना कि यौगिकों के लिए होती हैं। ठीक है। तो इस वजह से बाकी तीनों स्टेटमेंट गलत थे,
ठीक है, पर एक एक स्टेटमेंट सही था, आपको सही वाला बताना नहीं था। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको बताना नहीं था, जो गलत थे वो वाले आपको बताने थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन व्हेल और डॉल्फिन्स में श्वसन के संदर्भ में सही है? सही वाली बताना है आपको बात, ठीक है। यहाँ पर देखिए, वे विलीन ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर सकती, यानी कि दे कैन नॉट यूज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। उनके पास गिल यानी कि लोम होते हैं, दे हैव गिल्स। उनके पास बृहत नासाद्वार होते हैं, दे हैव नॉज नोस्ट्रिल्स। वे प्रायः जल पृष्ठ पर श्वास लेने के लिए आती हैं, दे ऑफन कम अप टू वाटर सरफेस टू ब्रीद। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर ए सी डी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा? ए सी मतलब ये विलीन ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर सकती, एंड जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका यूज़ नहीं कर सकती, ये भी सही बात है। और इसके अलावा सी आपका, उनके पास बृहत है यानी कि लार्ज नॉस्ट्रिल्स होते हैं, और भी प्राय जल की पृष्ठ पर सांस लेने के लिए आती हैं, बट इनके पास गिल यानी कि क्लोम नहीं होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। सही आपके 3 ऑप्शन हैं। अब अच्छा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पर। इसमें कहा कि व्हेल यानी कि व्हेल एंड डॉल्फिन्स मछलियाँ नहीं होती, बल्कि स्तनधारी यानी कि मैमल्स, यानी कि जो जिस कैटेगरी में इंसान आते हैं उस कैटेगरी में आती हैं। तो पहला कि ये ब्लीन ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर सकती, यानी जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है इसका उपयोग नहीं कर सकती। जिनके पास गलफड़े यानी गिल्स होते हैं, पानी में घुली हुई यानी कि जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है जिसको डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कहते हैं, इसका उपयोग केवल वे जीव कर सकते हैं जिनके पास गिल्स यानी गलफड़े होते हैं। चूंकि व्हेल और डॉल्फिन के पास गिल्स नहीं होते हैं, इसलिए वे पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती हैं। ठीक है, ये सही कथन। उनके पास गिल्स यानी क्लोम होते हैं, अगर यहाँ पर क्लोम होते ही नहीं है, गिल्स होते ही नहीं है, ये कथन गलत है। व्हेल्स और डॉल्फिन स्तनधारी हैं, इनके पास सांस लेने के लिए फेफड़े यानी कि लंग्स होते हैं, गिल्स नहीं होते हैं। ठीक है, व्हेल्स और डॉल्फिन में क्या होता है, दोनों में आपको गिल्स नहीं होते। ठीक है, मछली की कैटेगरी में नहीं आती, ये मेमल्स की कैटेगरी में आती है, ध्यान रखिएगा। फिश नहीं होती हैं दोनों। उनके पास बृहत नासाद्वार होते हैं, सही है। सांस लेने के लिए उनके सिर के ऊपरी हिस्से पर छिद्र होते हैं, जिन्हें ब्लोहोल या नासाद्वार कहते हैं। ये आकार में बड़े होते हैं ताकि वे कम समय में ज़्यादा हवा अंदर ले सकें, और ये प्राय जल पृष्ठ पर सांस लेने के लिए ही आते हैं, ये भी सही है। चूंकि पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती, इसलिए उन्हें हवा यानी वायुमंडलीय ऑक्सीजन के लिए बार बार पानी की सतह पर आना पड़ता है। ठीक है, तो ए सी डी आपके कथन सही है। आपने देखा होगा डॉल्फिन्स बार बार ऊपर उछलती रहती हैं, और ये भी व्हेल्स भी आपकी बाहर ही मोस्टली रहती हैं, सरफेस पे आती हैं सांस लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है कि विज्ञान की कला, यहाँ पर एकीकृत अधिगम को बढ़ावा देने के लिए संभावना, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ओवरलैप हो गया। बढ़ावा देने की संभावना निम्न में से किसमें सबसे अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द मोस्ट स्कोप फॉर प्रोमोटिंग आर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग इन साइंस? जर्नल लेखन और क्षेत्र भ्रमणों द्वारा, पोर्टफोलियो उपाख्यान लेखकों द्वारा, प्रलेखों द्वारा, और परियोजनाओं यानी कि परियोजनाओं पोर्टफोलियो द्वारा, और ऊपर फोर्थ ऑप्शन की उपाख्यानात्मक प्रलेखों और जनरल जनरल क्या है, जर्नल लेखन द्वारा। तो यहाँ पर थर्ड वाला सही है कि परियोजनाओं यानी कि परियोजनाओं और पोर्टफोलियो द्वारा। क्या है थर्ड वाला आपका सही, प्रोजेक्ट्स एंड पोर्टफोलियोज। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, विज्ञान में प्रोजेक्ट का सबसे अधिक स्कोप होता है, क्योंकि इसमें छात्र अक्सर मॉडल्स या चार्ट, पोस्टर या कार्यशील ढांचे बनाते हैं। उदाहरण के लिए सौरमंडल का मॉडल बनाना, पंचतंत्र का चित्र बनाना, या फिर कचरा प्रबंधन का एक कलात्मक प्रस्तुत करना है। यह सीधे तौर पर विज्ञान और आर्ट्स यानी कि इनको दोनों को जोड़ता है, विज्ञान और आर्ट दोनों को। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो छात्र द्वारा किए गए कार्यों का एक संग्रह होता है, कलेक्शन होता है। इसमें छात्र अपने बनाए गए चित्र या प्रोजेक्ट की तस्वीरें, रचनात्मक असाइनमेंट, इनको सजा कर रखते हैं। यह उनकी कलात्मक और वैज्ञानिक दोनों प्रतिभाओं को एक साथ प्रदर्शित करने का सबसे अच्छा माध्यम होता है। अन्य विकल्प क्यों नहीं सही है? ठीक है, ये दोनों तो विकल्प सही थे। ठीक है, अन्य विकल्प क्यों सही नहीं है? तो इसमें क्या था, उपाख्यानात्मक प्रलेख यानी कि एनकोडोटल
रिकॉर्ड्स, यह एक शिक्षक द्वारा तैयार किए गए नोट्स होते हैं जो छात्र के व्यवहार का रिकॉर्ड रखते हैं। इसमें छात्र कोई कलात्मक गतिविधि नहीं करता, इसलिए जिन विकल्पों में शामिल है 2 और 4 वे गलत हैं। और जर्नल राइटिंग का एम मुख्य रूप से लिखने से संबंधित होता है, हालांकि इसमें चित्र हो सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट्स की तुलना में इसमें कला या का दायरा सीमित होता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए जो जर्नल लेखन और क्या कहाँ पर था, नहीं ये नहीं, हाँ इसमें जर्नल लेखन हो गया, इसमें उपाख्यानात्मक हो गया और इसमें सेकंड वाले में, इसलिए थर्ड वाला ये सही था, परियोजना और पोर्टफोलियो द्वारा, बाकी ये गलत थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अब कहता है जो निक्रोम का उपयोग विद्युत टोस्टर और विद्युत गीजर जैसे यंत्रों में तापन तत्व के रूप में होता है। इसका रीजन है कि निक्रोम का उच्च गलनांक और निम्न प्रतिरोधकता होती है, यानी कि निक्रोम या नाइक्रोम इज यूज्ड एज अ, ठीक है, हीटिंग एलिमेंट इन डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक गीजर। निक्रोम हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो रेसिस्टिविटी, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं प्रतिरोधकता। तो इसमें आप बताना कि दोनों गलत हैं या फिर ए और दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ये सही है तो आर गलत है। तो देखिए यहाँ पर इसका तर्क देख लेते हैं। अभिकथन 1, कथन कह रहे कि नाइक्रोम का उपयोग यानी प्रयोग विद्युत टोस्टर और विद्युत गीजर जैसे यंत्रों में तापन तत्व यानी कि हीटिंग एलिमेंट के रूप में होता है। सच्चाई, यह कथन बिल्कुल सही है। नाइक्रोम जो है जो निकेल और क्रोमियम की मिश्र धातु है, इसका उपयोग हीटिंग कॉइल्स बनाने में किया जाता है क्योंकि यह बहुत अधिक तापमान पर पिघलता नहीं है और ना ही आसानी से जलता है। ठीक है, तर्क 2 की बात करें, नाइक्रोम का उच्च गलनांक और निम्न प्रतिरोधकता होती है, यह गलत है। मेल्टिंग पॉइंट निक्रोम का उच्च होता है लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस, ये बात ठीक है। जो रेसिस्टिविटी है यानी कि प्रतिरोधकता है, यह गलत है। यह तापमान तत्व बनने की किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता उच्च हाई होनी चाहिए, ना कि निम्न। तो इसकी जो रेसिस्टिविटी वो भी कैसी उच्च होनी चाहिए कि ना कि निम्न। तो इसमें निम्न की बात कर रहा था, इसलिए स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए पॉइंट की निक्रोम की प्रतिरोधकता उच्च होती है जिसके कारण इसमें बिजली गुजरने पर लाल गर्म हो जाता है। यदि इसकी प्रतिरोधकता कम यानी होगी तो यह गर्म नहीं होता, जैसे तांबे के तार की तरह। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए कौन सा आपका हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ये सही है, आर गलत है। फोर्थ वाला यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि मानव पाचन तंत्र में पित्त रस के कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है। ए, आमाशय से आते हुए आंशिक रूप से पचे हुए भोजन को क्षारीय बना देता है। यह वसा के पाचन में सहायता करता है। कौन? पित्त रस। तो यहाँ पर देखिए कथन एक है कि अमाशय यानी कि स्टोमच से आने वाला भोजन अम्लीय और एसिडिक होता है क्योंकि पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब यहाँ पर पित्तरस यानी कि जो बाइल जूस होता है यकृत लीवर द्वारा बनाया जाता है, और पित्ताशय यानी कि गाल ब्लैडर में जमा होता है, और पाचन तंत्र में इसके दो महत्वपूर्ण जो महत्वपूर्ण कार्य हैं जो प्रश्न के कथनों में दिए गए हैं। अग्नाशय जो पेनक्रियास से निकलने वाले एंजाइम अम्लीय माध्यम में काम नहीं कर सकते, इसलिए पित्तरस जो क्षारीय होता है भोजन के साथ मिलता है और एल्कालाइन यानी कि क्षारीय बना देता है, इससे आगे का पाचन संभव होता है। अतः कथन ये सही है। कथन बी क्या कह रहा है कि पित्त रस में पित्त लवण बाइल साल्ट होते हैं, ये वसा की बड़ी बड़ी गोलियों के छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को पायसीकरण इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इसमें वसा को पचाने वाले एंजाइम जैसे लाइपेज आसानी से अपना काम कर पाते हैं। बी अतः कथन बी भी सही है। चूंकि पित्त रस भोजन को क्षारीय बना देता है और वसा के पाचन में मदद करता है, इसलिए दोनों कथन सही है। तो दोनों कथन सही है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर बताना कि निम्नलिखित सूचना के आधार पर उन पदार्थों की पहचान कीजिए जो जलने पर ज्वाला देते हैं। यहाँ पर ठोस
जलने पर वाष्प बनाता है, नहीं। वी क्या है, तरल है कि वाष्प बनाता है, हाँ। ठोस क्या है अवस्था में, सी जो है ठोस है, ये वाष्प बनाता है क्या, और डी तरल है, नहीं बनाता वाष्प। तो इनमें आपको बताना है। तो केवल वे पदार्थ ही जलने पर ज्वाला यानी फ्लेम उत्पन्न करते हैं जो जलने के दौरान वाष्पित वेपराइज हो जाते हैं। जब कोई पदार्थ जलता और गैस वाष्प में बदलता है तो वह वाष्प आग पकड़ लेती है और हमें लपट या ज्वाला दिखाई देती है। जो पदार्थ वाष्प नहीं बनते, केवल लाल होकर दहकते हैं, यानी कि लेकिन लपटें नहीं होती, जैसे कोयला। पदार्थ ये जो है वाष्पित नहीं होता है, यह ज्वाला नहीं देगा। उदाहरण लकड़ी, कोयला। पदार्थ ये वाष्पित नहीं होगा तो यह ज्वाला नहीं देगा। ठोस जो है वाष्पित नहीं होगा। पदार्थ बी क्या है, वाष्पित होगा, एस, यह ज्वाला देगा। उदाहरण मिट्टी का तेल, केरोसिन। पदार्थ सी वाष्पित होता है, एस, यह ज्वाला देता है। उदाहरण मोमबत्ती का मोम या कपूर। पदार्थ डी है, वाष्पित नहीं होगा, यह ज्वाला नहीं देगा। चूंकि बी और सी जलने पर वाष्प बना रहे हैं, हाँ लिखा है, इसलिए केवल दोनों ही ज्वाला उत्पन्न करेंगे। बी और सी जलने पर वाष्प बना रहे हैं। यहाँ पर बात की कि सूचना के आधार पर उन पदार्थों की पहचान कीजिए जो जलने पर ज्वाला देते हैं। अब यहाँ पर ज्वाला नहीं देते हैं, तो यहाँ पर द्रव और ठोस, सी, बी और सी, फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जलने पर वाष्प जो बनाए, ठीक है, वाष्प बनाए वही ज्वाला देंगे। यहाँ पर देखिए ऊपर क्या कहा गया कि जब कोई पदार्थ जलता है तो गैस में वाष्प में बदलता है तो वह वाष्प आग पकड़ लेती है, हमें लपट ज्वाला दिखाई देती है। यानी कि जो पदार्थ वाष्प नहीं बनते वे केवल लाल होकर दहकते लेकिन लपटे नहीं देते, जैसे कोयला है। यानी कि केवल वे पदार्थ ही जलने पर ज्वाला फ्लेम उत्पन्न करते हैं जो जलने के दौरान वाष्पित होते हैं। अब यहाँ पर देखिए वाष्पित कौन कौन से हो रहा है, सिर्फ बी और सी हो रहा है, बाकी ए और डी नहीं हो रहा है। ठीक, तो बी सी सही हो जाएगा। इसी के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है, और क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। जो बचे हुए 30 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।